गुड मॉर्निंग। चलिए, सब राजी खुशी। आज हम लोग लेकर आए हैं इंटरमीडिएट का 2023 का क्वेश्चंस विथ आंसर, और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बारी बारी से, सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। 2023 का क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, और ये जैक बोर्ड का क्वेश्चन है। तो आप लोग की तैयारी है करना है, तो तैयारी करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप अच्छे से देखेंगे, ताकि आपको एक आइडिया मिले। और बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इससे भी आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। तो अच्छे से इसको आप लोग देखेंगे और अच्छे से इसका तैयारी आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग। 2023 में जो क्वेश्चन आया था, उसमें जो पहला क्वेश्चन था वही हमारा ये था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या था भाई? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो हम लोग जो है कैसे इसको निकालेंगे? तो ये जो है एप्सिलॉन नॉट, ये परमिटिविटी इसको हम लोग कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है कूलम्ब्स लॉ, पढ़े होंगे। F इक्वल्स टू दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्या होगा? F इंटू R स्क्वायर बाय Q1 इंटू Q2। तो चलिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बताइए। इसके लिए हमको चाहिए फोर्स का डायमेंशन, जो कि होता है M L T-2। डिस्टेंस R का स्क्वायर है, तो R का डायमेंशन होगा L, तो L स्क्वायर। Q1 Q2, Q1 हो गया चार्ज, इसका डायमेंशन 80। Q2 भी हो गया चार्ज, इसका भी डायमेंशन हो गया 80। तो ये हमारा क्या होगा? ध्यान से देखेंगे, M L और यहाँ L2 है, तो L3। T यहाँ -2 है, और यहाँ T नीचे स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा तो और -2 हो जाएगा, तो T का पावर हो जाएगा -4। A और A स्क्वायर ऊपर जाएगा तो A का पावर -2। ये हमारा निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। ध्यान देंगे, हमें चाहिए एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। तो 4 और पाई का तो डायमेंशन होगा नहीं, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो डायमेंशन होगा किसका? तो इस डायमेंशन होगा आपका एप्सिलॉन नॉट को पलट देंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो जब इसको पलटेंगे तो इसको भी पलटना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है, साइन को चेंज कर दीजिए। पावर पे जो है M-1, L-3, T माइनस है तो प्लस, A माइनस है तो प्लस। अब इसको देख लीजिए, मैच कीजिए। M-1, देखिए प्लस वाला तो वो होगा नहीं, M-1 है, L-3 है, T4 है, A2 है। चलिए, ये हो गया हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो गया कंप्लीट। आगे देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पढ़े होंगे गॉस लॉ, क्या था? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस और लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, यानी हमारा होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2 कूलम्ब चार्ज। तो भाई, एक कूलम्ब चार्ज में कितना होता है? किसी को पता होगा? एक कूलम्ब चार्ज बराबर होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है 2 कूलम्ब चार्ज 2 कूलम्ब चार्ज मतलब 2 इंटू 6.25 10⁻18 मल्टीप्लाई करेंगे, 25 का 50, 6 का 12, 10 का पावर 18। एक पॉइंट इधर जाएगा, यहाँ पे लाएंगे तो जितना पॉइंट
इधर जाएगा उतना पावर प्लस होता है, और जितना उधर जाता है राइट साइड में उतना पावर माइनस होता है, तो पता होगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 1.25 10 टू द पावर 18 है, और ये एक प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 19। कितना इलेक्ट्रॉन्स? 1.25 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऑप्शन बी। 3 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, 3 मार्क्स आप लोग का पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ इट्स कैपेसिटी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे कि भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी जो होता है कितना होता है। तो C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो हम लोग को करना क्या है, C डैश निकालना है, जिसमें एप्सिलॉन को चेंज नहीं करने बोला, A को चेंज नहीं करने वाला, और D के जगह पे D/2 करने वाला। तो D/2 जब कर दिए हम लोग तो ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाय D हो जाएगा इन 2, और ये हो जाएगा C। तो 2C मतलब डबल हो गया, यानी इंक्रीजेस 2 टाइम्स। ऑप्शन ए। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल सेल। चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है बाबू, वो होता है कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इलेक्ट्रिक डायपोल वेरी विथ डिस्टेंस। याद कीजिए, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अगर इन डॉन है तो 2p/r क्यू, और अगर बोथ साइड ऑन पोजिशन है तो p/r क्यू, मतलब वो आर क्यू के वेरिएशन में था। तो आर क्यू, और पोटेंशियल जो था वो था r², 1/r²। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है किरचॉफ्स लूप रूल। लूप रूल किसको कहते हैं? लूप रूल कहते हैं सेकेंड लॉ को, और सेकेंड लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 6 नंबर पक्का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ए चार्ज पार्टिकल हैज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो दिया हुआ उसको लिखिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेलोसिटी VD का वैल्यू दिया हुआ है 4.2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2.1 इंटू 10⁻⁻10। ई का वैल्यू दिया हुआ है 2.1 इंटू 10⁻⁻10 वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन कर रहा है कि इट्स मोबिलिटी इज, इसका मोबिलिटी क्या होगा? तो मोबिलिटी का फॉर्मूला तो पढ़े होंगे आप लोग। मोबिलिटी किसको कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है कितना? 4.2 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये हो गया 2.1 इंटू 10⁻⁻10। तो आगे देखिए, इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, और इसका है वोल्ट पर मीटर। ये 2 बार कट जाएगा, तो ये हो गया 2। 10 का पावर, यहाँ देखिए -10 जब ऊपर जाएगा तो 10 का पावर +10 होगा। तो +10 होगा तो टिप या ऊपर में -4 है, -4, यानी हो जाएगा प्लस में 6। अच्छा, वोल्ट लिख देते हैं। मीटर ऊपर जाएगा तो प्लस में मीटर होगा, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और सेकेंड। ये रहा हमारा आंसर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर वोल्ट। वोल्ट ऊपर गया तो सॉरी, पर वोल्ट, पर वोल्ट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फोर्स एफ ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ एल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। करंट कैरिंग कंडक्टर अगर है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स अभी तक तो पढ़ लिए होंगे, आई इंटू एल क्रॉस बी। आगे देखिए, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस है ए 10 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया 10 का पावर 10 इंटू 10 का पावर, या फिर कह सकते हैं 1/100 मीटर, यानी हो जाएगा 1/10 मीटर। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स एन दे दिया, एन कितना दे दिया भाई, एन दे दिया 100। उसके बाद कैरीज ए करंट ऑफ 3.2 एम्पियर, आई का वैल्यू दे दिया 3.2 एम्पियर। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल फॉर्मूला बोल दीजिए। कैसे बोलेंगे आप लोग, कभी जुड़े ही नहीं है। कितना होगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2a। म्यू नॉट का वैल्यू रख दीजिए 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। एन का वैल्यू रखिए, एन है हमारा 100। आई का वैल्यू रखिए, आई का वैल्यू हो गया आपका 3.2, और 2 ए का वैल्यू 1/10, 1/10। बाद बाकी आप लोग बच्चे तो है नहीं, कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर देना है, नहीं काट कूट के तहस नहस करके आंसर ले आना है, और इसका आंसर आएगा आपका ए नंबर 2.01 इंटू 10⁻⁻3, और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो भाई पहला, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट फॉर्म्स कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व, एकदम बनाता है। द टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस एट ए गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक फील्ड, एकदम सही है। द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया द स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बी एकदम सही है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंटरसेक्ट ईच अदर इन सर्टेन कंडीशन, कभी नहीं, ना तो मैग्नेटिक फील्ड कभी एक दूसरे को काट सकता है, और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड कभी एक दूसरे को काटता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को क्रॉस करता है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, यही नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो है वो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट, बाहर में क्या होता है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और अंदर में क्या होगा, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। देख लीजिए आंसर कौन सा है, आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द वर्टिकल component of earth's magnetic field at a place is √3 times the horizontal component, the value of angle of dip at the place। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट होता है बी भी इक्वल टू बी साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है बी कॉस थीटा। तो दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे बी भी बाय बी एच, तो बी कट जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। अब क्वेश्चन में यहां दिया हुआ बी भी कितना, √3 टाइम्स, √3 टाइम्स ऑफ बी एच, ये हो गया बी एच टेन थीटा, कट गया, यानी टेन थीटा इक्वल टू क्या निकला भाई, √3। √3 कितना होता है, मेरे ख्याल से तो 1060 डिग्री का होना चाहिए, आप लोगों को कुछ और आता होगा तो ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन
सी 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल ऑफ एन टर्न्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हेल्ड विथ इट्स प्लेन पैरेलल टू द फील्ड। अगर मान लीजिए क्वेश्चन जो कह रहा है, इस क्वेश्चन के अनुसार अगर कोई एरिया है, इसमें फील्ड का डायरेक्शन इस तरह है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पैरेलल टू द प्लेन, ठीक है। और एरिया का डायरेक्शन तो लोग जानते हैं, नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द सरफेस, ये हो गया एरिया का डायरेक्शन। तो भाई मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। बी और ए के बीच कितना एंगल? 90 डिग्री बन रहा है। कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन ए वायर मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड फाउंड यूजिंग। किसका यूज करके हम लोग इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालते हैं? तो याद रखेंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, मदर फादर चाइल्ड, ठीक है। मतलब ये है फादर, ये है मदर, ये है चाइल्ड, ठीक है। फादर मतलब मैग्नेटिक फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड का मतलब करंट। इस तरह से हम लोग एम्पियर राइट हैंड रूल का यूज करके इंड्यूस करंट का वैल्यू निकालते हैं। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स म्यूचुअल इंडक्टेंस एम जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके? नंबर ऑफ कॉइल इन प्राइमरी टर्न्स एंड नंबर ऑफ कॉइल इन सेकेंडरी टर्न्स। एन को 2 टाइम बढ़ाए, 2 टाइम्स बढ़ाए, एन टू को भी 2 टाइम्स बढ़ाए तो 2 इंटू 2 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बिकम्स 4 टाइम्स। थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे ना, खत्म करना है। A 100 ohm resistor is connected to 220 volt 50 hertz AC supply. The RMS value of current IRMS, I इक्वल टू पढ़े होंगे V बाय R, तो IRMS इक्वल टू क्या होगा? VRMS बाय R। VRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जो रीडिंग वैल्यू होता है ना वही एक्चुअल में RMS वैल्यू होता है। तो रीडिंग वैल्यू कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट, और R का वैल्यू कितना है? 100। एक जीरो कट गया तो ये हो जाएगा 2.2 एम्पियर। खत्म। इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देता है। नेक्स्ट, इन सीरीज एलसीआर सर्किट द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज एंड करंट, याद कीजिए पहले डायग्राम। ये आई वी आर इसी तरफ, ठीक है। ये वी आर ले लें या फिर हम लोग कह सकते हैं आर, ये हो जाएगा आर का डायरेक्शन, मैंने वी आर का डायरेक्शन, इधर एक्सएल, इधर एक्सी, इसका रिजल्टेंट एक्सएल माइनस एक्सी, यहाँ हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी, और ये हो आर, ये निकल जाएगा एंगल फाई, ये है एक्सएल माइनस एक्सी, तो टेन फाई इक्वल्स टू हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, पी बाय बी। तो एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर मतलब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी? याद करने वाला चीज है, ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी किसका होगा? याद रखेंगे इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है। आगे देखिए, ए वर्चुअल इमेज, आगे ये नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर, अरे हम उल्टा बोल दिए भाई, सॉरी। गामा रेस कहाँ से होगा? गामा रेस का होगा ये, गामा रेस। गामा रे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? याद रखने के लिए एक ट्रिक है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी बढ़ते हुए क्रम में, याद रखिए, सबसे पहले रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स के बाद माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स के बाद इंफ्रारेड रेज, विजिबल, विजिबल लाइट, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, उसके बाद एक्स रे, और उसके बाद गामा रेज। ध्यान दीजिए, ये है सीरियल नंबर। इस तरह से याद रखेंगे तो एक नंबर तो हमारा एग्जाम में आ जाएगा। हम कैसे याद किए हैं? तो देखिए, हमारा याद करने का तरीका हो सकता है आप लोग को ये याद हो जाए आसानी से। हमारे पास एक रेडियो है। क्या है? रेडियो। रेडियो को हम डाल देते हैं माइक्रो ओवन में। माइक्रो ओवन समझते हैं, जो समोसा वोसा दुकान में मिलता है गर्म करके, बड़ा सा रहता है। तो हमारे पास एक रेडियो है। रेडियो को हम कहाँ डाल दिए? माइक्रो ओवन में। माइक्रो ओवन में डाल के वो उसको लाल होने तक गर्म किए, इंफ्रारेड। लाल होने पर जब गर्म किए तो उसको निकाल के देख रहे हैं, विजिबल। देखने पे क्या दिखा कि वो वायलेट, बैगनी कलर का हो गया, मतलब बैगन बन गया। बैगन बन गया है तो हमारे पास तो था रेडियो, बैगन के जैसा हो गया है वो, एकदम बैगनी कलर का। डर के मारे उसका एक्सरे कर दिए तो देख रहे हैं कि उससे गामा रे निकल रहा है। और गामा रे किससे निकलता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। इसका मतलब वो एक्चुअल में है क्या? तो रेडियो ही है, बस चपटा उपटा होके बैगन बैगन टाइप का दिखने लगा है। फिर से, हमारे पास एक रेडियो है जिसे हम माइक्रो ओवन में डाल दिए। माइक्रो ओवन मतलब माइक्रोवेव्स। लाल होने तक गर्म किए, रेड, इंफ्रारेड, देखे विजिबल, अल्ट्रावायलेट, बैगन की तरह दिखने लगा, बैगनी बन गया है, वायलेट। एक्सरे करके रखे और एक्सरे किए तो गामा रे निकल रहा है। सब इधर से बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव का, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी गामा रे का। और उल्टा होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है ना, उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। इसका मतलब है सबसे कम वेवलेंथ किसका? गामा रे का। और सबसे अधिक वेवलेंथ किसका? रेडियो वेव्स का। याद रखेंगे तो 1 मार्क्स आप लोगों का आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20। डैश 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 यूज्ड, क्या है? यूज्ड इन फोटोग्राफी इन फोग। फोटोग्राफी, फॉग के समय फोटोग्राफी के लिए हम लोग किस रे का यूज करते हैं? तो इसका आंसर होगा इंफ्रारेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। किसकी सहायता से वर्चुअल इमेज जो बनेगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा? तो इसका आंसर होगा कनकेव मिरर। नेक्स्ट, द इमेज फॉर्म्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप इज। सिंपल माइक्रोस्कोप से जो इमेज बनता है वो कैसा होता है? तो इमेजिनरी होता है और इरेक्ट होता है। विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेवलेंथ अगर इंक्रीज कर रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो डिक्रीज करेगा, मतलब घटेगा। ठीक है, कैसे? तो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? भी के। और भी इक्वल टू होता है एन लैम्डा।
यानी म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो लेमडा के। लेमडा अगर बढ़ेगा तो म्यू का वैल्यू घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स वाज गिवन बाय, कौन बोला था, इतना दिन से तो पढ़ रहे हैं जी, हाइगन हाइगन हाइगन। टू वेव्स whose intensities are in the ratio of 9:1, मतलब I1 और I2 का रेशियो दिया हुआ है 9:1। बहुत बढ़िया। तो कह रहा है आई मैक्सिमम, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज विल बी, मतलब आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का बताइए कि इसका रेशियो क्या होगा। तो आई मैक्सिमम को याद रखिए, आई मैक्सिमम क्या था, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। इसका है रूट मिनिमम का I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। अगर हम सबको I2 से डिवाइड कर देते हैं, I2 से, तो ये हमारा हो जाएगा √I1 बाय I2 √I1 बाय I2 माइनस I2 से डिवाइड किए तो ये तो हो गया प्लस 1, और एक साथ कर दिए दोनों का, इसका हो जाएगा √I1 प्लस I2 माइनस 1, और ये होल स्क्वायर। I1 प्लस I2 9:1, 9:1 ये है, प्लस 1, और ये 9:1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 9:1 ये हो गया, इसका रूट निकालेंगे 3, 3 प्लस 1, 3 माइनस 1 का क्या, होल स्क्वायर। यानी ये हो जाएगा 4/2 का होल स्क्वायर, यानी 2/1 का होल स्क्वायर, यानी 4:1। तो 4:1 क्या है, कहाँ पे आंसर है, तो 4:1 यहाँ पे है, सी नंबर पे, ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास प्लेट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री if the reflected and refracted ray are mutually perpendicular, the refractive index of the material। तो याद रखिए, अगर कह दिया क्वेश्चन में कि रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ब्रूस्टर्स लॉ है। ब्रूस्टर्स लॉ में ही ये दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, और इस कंडीशन में म्यू इक्वल टू सीधा सीधी 10 IP, ये IP है, ठीक है। और 10 IP मतलब 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री भी तो एक बार फिर आया था पहले भी, √3, ये रहा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज मिनिमम वर्क फंक्शन। तो भाई हम लोग जानते हैं जो अल्कली मेटल्स होता है उसका वर्क फंक्शन मिनिमम होता है, अल्कली मेटल्स का वर्क फंक्शन मिनिमम होता है। तो पता कीजिए इसमें चारों में से अल्कली मेटल्स कौन है। तो भाई हम पता कर चुके हैं, अल्कली मेटल्स सोडियम होगा आंसर इसका। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ विथ two electrons accelerated by 25 volt and 36 volt कितना होगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा इक्वल टू 12.27 बाय √V एंगस्ट्रम, शायद पढ़े होंगे आप लोग। इसका मतलब है कि लैम्डा प्रोपोर्शनल होगा किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा √V के, मतलब λ1 बाय λ2 इक्वल्स टू हो जाएगा V2 बाय V1 का रूट, V2 बाय V1, V2 कितना 36 और V1 कितना, तो 25 ये हो जाएगा 6/5, मतलब 6:5 होगा इसका आंसर, 6/5, ऑप्शन डी। द बोर मॉडल ऑफ एटम्स
क्या? एज्यूम दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज क्वांटाइज्ड, यही तो आंसर होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। और कितना होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। नेक्स्ट, द SI यूनिट ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट, SI यूनिट ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट, याद कीजिए रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है भाई? रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? 1.09 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। तो वैल्यू ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है यूनिट क्या होता है, तो यूनिट हो गया पर मीटर, यानी सी नंबर। मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज 100 सेकेंड, तो देन इट्स हाफ लाइफ इज, मीन लाइफ का जो फॉर्मूला होता है टाउ मीन इक्वल टू टी हाफ बाय 0.6931, रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेंगे आप। देन टी हाफ इक्वल टू क्या होगा? 0.6931 मल्टीप्लाइड बाय टी मीन, तो भाई ये हो जाएगा 0.6931, टी मीन का वैल्यू दिया हुआ है 100 सेकेंड, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.69, 2 डिजिट जाएगा ये, तो 69.3 सेकेंड, ये है आंसर। कहाँ है कोई? 69.3 सेकेंड, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ ये देखिए, आर जिसका 88 है यहाँ नीचे, और ये है 226, इसको क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर ना, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसको क्या कहते हैं? मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया? 88। 88 प्रोटॉन्स और कहीं दिख रहा है? एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बी नंबर। आगे देखेंगे नहीं, सही होगा। जनरल डायोड फंक्शन इज कंडीशंस, किस कंडीशन में जनरल डायोड फंक्शन फंक्शनल है? रिवर्स बायस कंडीशन पे जनरल डायोड फंक्शनल होता है। फॉरवर्ड बायस में वो नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करता है, उसका मेन काम रिवर्स बायस में है, वोल्टेज स्टेबलाइज करने में। नेक्स्ट, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेसिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का रेसिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने पर घटता है जी। नेक्स्ट, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड व्हेन डोपेंट एटम इज एन टाइप, नेगेटिव टाइप, यानी पेंटावेलेंट को मिला देंगे तब तो ऐसा होगा। 35 नंबर का चीज था ये, 35 मार्क्स कंप्लीट, 70 मार्क्स में 35 तो यहीं से मिल गया, आधा। तो 30 में 35 में 35, इसको याद करके जाएंगे, रिवाइज करके जाएंगे, तो 4-5 क्वेश्चन तो यहां से आ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विच इज स्ट्रॉन्गर, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और द ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत भाई कमजोर टाइप का फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है मजबूत फोर्स होता है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। At what angle should a proton in a uniform magnetic field from the direction of the field so that proton continues to move in its initial direction? कह रहा है कि किसी प्रोटॉन को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए कि बिना मुड़े, बिना कुछ टेंशन का सीधा निकल जाए, सीधा निकल जाए, उन्हें उसी डायरेक्शन में जाए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो थीटा का वैल्यू 0 होगा ताकि उस पर किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो ये होगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। नेक्स्ट, व्हाट इज द फेनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन अनदर कॉइल ड्यू टू द चेंज इन करंट इन वन कॉइल? म्यूचुअल इंडक्शन, एक कॉइल में हम लोग जब करंट चेंज करते हैं तो दूसरे कॉइल में क्या होता है? इंड्यूस करंट मिलता है हम लोग को, या इंड्यूस ईएमएफ मिलता है, इस ही घटना को तो म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, हुज फ्रीक्वेंसी इज मोर इन रेड एंड वायलेट लाइट, किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है?
तो देखिए पता होगा, आर ओ वाई रॉय, जी बी आई भी, इसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम, वेवलेंथ सबसे ज्यादा, उल्टा क्या देखे उस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कम फ्रीक्वेंसी से अधिक फ्रीक्वेंसी की ओर हम लोग जाते हैं, तो जाहिर सी बात है ये भी उसी तरह से अरेंज्ड है, कम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा, वायलेट लाइट का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा। A lens cannot be seen when immersed in a transparent medium. When is this possible? तो भाई अगर किसी लेंस को वैसे मीडियम में रखा जाए जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो, तो उस कंडीशन में उसका फोकस जो होता है वो क्या हो जाता है, फोकस इनफाइनाइट हो जाता है, जिसके कारण पावर जीरो हो जाता है और वो लेंस हमें दिखाई नहीं देगा, इनविजिबल हो जाएगा उस मीडियम में। तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, व्हेन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड लेंस बोथ आर सेम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फोटॉन्स ऑफ रेड एंड ब्लू लाइट विल हैव मोर एनर्जी। तो मोर एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा, तो रेड और ब्लू लाइट में फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा होगा, देख लीजिए अभी हम बताएं, ऊपर से नीचे की ओर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा, इसे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है। तो रेड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारा ब्लू लाइट का है, इसका मतलब ब्लू लाइट का एनर्जी ज्यादा होगा रेड लाइट से। Next, what is the effect of rise in temperature on the conductivity of semiconductor? सेमीकंडक्टर का को अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसका कंडक्टिविटी में क्या फर्क होगा, तो सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ा क्या बढ़ा करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका कंडक्टिविटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। अभी बताया था रेसिस्टेंस घटेगा, रेसिस्टेंस घटेगा तो जाहिर सी बात है कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट देखिए, डिराइव an expression for the electric potential at a point due to a point charge। देखिए क्वेश्चन 7 क्वेश्चन भी हो गया, वो भी ऑब्जेक्टिव था, मैंने 1 मार्क्स का था, 35 क्वेश्चन पहले था, तो 35 मतलब 35 प्लस 7 मतलब 42 है ना, 42 कितना हो गया, 7 6 42, नंबर में 42 मार्क्स अगर आपका कंप्लीट केवल ऑब्जेक्टिव से हो जा रहा है तो 7 6 42 में 60% तो ऐसे ही आ गया नहीं। तो भाई ऑब्जेक्टिव के लिए आप जब जाएंगे तैयारी करके जाएं, पढ़ के जाएं, ऊर्जा लेके ना जाएं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा है, ऊर्जा लेने के चक्कर में क्या होगा ना कि हम लोग नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो ऐसा घर में पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ऑब्जेक्टिव वगैरह बना के जाएं, अच्छा मार्क्स आ जाएगा। केवल ऑब्जेक्टिव के सहारे हम 60% नहीं, तो ऑब्जेक्टिव पे थोड़ा फोकस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम लोग को एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो देखिए ये हम लोग मान लेते हैं कोई पॉइंट चार्ज है क्यू, छोटा वाला क्यू पॉइंट चार्ज है, और यहां से हम लोग मान लिए कि एक्स डिस्टेंस पर कोई टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। अगर क्यू चार्ज से एक्स डिस्टेंस पर अगर कोई चार्ज क्यू नॉट है तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट, क्यू बाई एक्स स्क्वायर, सिंपल। अब क्या करते हैं कि इस ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, तो इस पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन, इस तरफ रिपेल करेगा। चलिए अब क्या करते हैं कि इस नोट चार्ज को हल्का सा डिस्प्लेस करके डीएक्स डिस्टेंस तक लाते हैं, फोर्स के अगेंस्ट में कितना डिस्टेंस तक लाए, डीएक्स डिस्टेंस तक, तो वर्क करना पड़ेगा, वर्क इक्वल टू डी डब्ल्यू छोटा वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डीएक्स। लेकिन एफ और डीएक्स के बीच देखिए तो एफ डायरेक्शन किधर है, इस तरफ, डीएक्स डायरेक्शन किधर है, उसके अपोजिट, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 180, एफ डी एक्स कॉस 180, और कॉस 180 का वैल्यू होगा -1, यानी ये हो जाएगा माइनस में एफ इंटू डी एक्स। ये तो हो गया छोटा वर्क डन, ठीक है।
तो टोटल वर्क डन क्या होगा इन ब्रिंगिंग ए चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए पी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो डी डब्ल्यू का क्या करना है, हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से लेकर पी पॉइंट। पी पॉइंट क्या है, इस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस तक है, मतलब हम लोग इन्फिनिटी टू आर जो है हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे डी डब्ल्यू का। तो डी डब्ल्यू मतलब एफ इंटू डी एक्स, इन्फिनिटी टू आर। एफ के जगह वैल्यू कितना होगा, तो इसको पुट कर देंगे। देखिए माइनस तो हम लोग नेगेटिव बाहर कर लिए हैं, एफ इंटू डी एक्स माइनस बाहर करके एफ का वैल्यू पुट कर दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें से जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर कर देंगे। तो कांस्टेंट टर्म क्या होगा, क्यू नॉट बाहर हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया, क्यू नॉट बाहर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर। अब देखिए आगे 1/x² यहाँ बचा और dx बचा, 1/x² को आप ऊपर ले जाइए तो x का पावर -2 हो जाएगा, x का पावर -2 इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसका फॉर्मूला देखिए, क्यू माइनस में क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स का पावर -2 डी एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट क्या होता है, पावर में एक जुटता है और वही पावर नीचे उतर जाता है, ठीक है। तो आप देखिए अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे x का पावर -2 इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा x का पावर -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1, यानी x का पावर -1 बाय -1 यानी -1/x। तो यहाँ हम वही लिखे -1/x। अब देखिए इस माइनस को अगर हम अंदर डाल दें, इस माइनस को अंदर डालते, चाहे इस माइनस को बाहर निकाल दे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, खत्म हो गया। नेगेटिव साइन क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक बार हम लेंगे इन्फिनिटी की जगह, सॉरी एक्स की जगह पे आर, तो 1/r हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन देंगे। एक बार लेंगे एक्स की जगह इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन का ही फॉर्मूला होता है। 1/इन्फिनिटी जो होगा वो जीरो हो गया, 1/इन्फिनिटी क्या हो गया, जीरो। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 क्यू नॉट बाय आर। ये वर्क डन निकला हमारा किसको लाने में, तो क्यू नॉट चार्ज को लाने में। कहां से, इन्फिनिटी से कहां तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु तक, मतलब P बिंदु तक। तो ये हो गया टोटल वर्क डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, या फिर कह सकते हैं वर्क डन इन क्या, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब W बाय क्यू नॉट। तो V इक्वल टू होगा W बाय क्यू नॉट। डब्ल्यू का वैल्यू देखिए कहां से कहां, इन्फिनिटी टू R। अब देखिए तो इसका मतलब क्यू नॉट डिवाइड कर देंगे हम लोग, क्यू नॉट से जब डिवाइड कर देंगे, क्यू नॉट से जब डिवाइड कर देंगे तो क्यू नॉट कट जाएगा, यानी होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। ये हो जाएगा हमारा आंसर, रिजल्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है स्टेट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ। एक्चुअली क्वेश्चन है स्टेट किरचॉफ्स रूल, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ दीज रूल्स आर जस्टिफाइड। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल और किरचॉफ सेकंड रूल। किरचॉफ फर्स्ट रूल हम देखेंगे, जिसको हम लोग किरचॉफ्स का जंक्शन रूल भी कहते हैं और किरचॉफ्स का करंट रूल भी कहते हैं। तो या तो आप करंट रूल कहिए, या तो जंक्शन रूल कहिए, या फिर फर्स्ट रूल कहिए। और ये कहता है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी जंक्शन पर मिलने वाले सभी जो करंट्स है उनका अलजेब्रिक सम जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है। इन एनी इलेक्ट्रिक नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट द जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। इसका मतलब ये कहता है कि जितना करंट जंक्शन पर आएगा उतना ही करंट उसी समय जंक्शन से चला जाएगा, जंक्शन पर कोई करंट रुकता नहीं है। यानी ये जो किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल है, इसमें कहता है कि करंट लॉस नहीं होता, मतलब दैट मीन्स चार्ज लॉस नहीं होता है, यानी ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। तो जस्टिफिकेशन में हम लोग क्या लिखें, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। व्हेन करंट इन ए सर्किट इज स्टेडी, मतलब कांस्टेंट करंट, चार्जेस कैन नॉट accumulate और originate at any point of the circuit। सर्किट में ना तो चार्ज कहीं खत्म होता है, ना तो कहीं से चार्ज जनरेट होता है। सो whatever charge flow towards the junction in any time interval, an equal charge must flow away from that junction in the same time interval। मतलब जितना करंट किसी जंक्शन पर आ रहा है उसी समय उतना ही करंट उस जंक्शन से चला जा रहा है, जंक्शन पर करंट रुक नहीं रहा है। यही है किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल, यही तो किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल बोल रहा था, और फर्स्ट और सेकंड रूल, और इसको जस्टिफाई करना था तो हम लोग इसको जस्टिफाई कर दिए।
सेकेंड रूल क्या कहता है, जिस तरह किरचॉफ का फर्स्ट रूल कहता है कि समेशन ऑफ ऑल करंट्स कितना क्या होगा, जीरो होगा। किरचॉफ का सेकेंड रूल हो जाएगा ऑल वोल्टेजेस एंड ईएमएफ्स ना इन ए क्लोज लूप्स। ठीक है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस एंड ईएमएफ्स इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो। The algebraic sum of all the potential drops and EMFs along any closed loops in a network is zero. Summation of V equal to zero. Potential drop क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, इसका मतलब है क्या, देखिए जस्टिफिकेशन, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है, एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है, सो द वर्क डन by it along any closed path must be zero। किसी क्लोज पाथ में जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। अब वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वोल्टेज मतलब ईएमएफ। नेक्स्ट, एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, मैग्नेटिज्म में आप लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में रिलेशन। तो पहला चीज ये जान लीजिए, मैग्नेटिक इंडक्शन इन मटेरियल बी इक्वल टू म्यू एच होता है। सिंस बी इक्वल टू होता है बी एम इंटू बी नॉट प्लस बी एम। बी नॉट क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन इन वैक्यूम प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड के द्वारा वैक्यूम में प्रोड्यूस किया गया मैग्नेटिक इंडक्शन। और बी एम क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल। जो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है कौन, मटेरियल। जब किसी मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटाइज हो जाता है, उसके कारण जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है उसको हम लोग लेते हैं बीएम। और साथ ही साथ देखिए बी नॉट इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू एच और बीएम इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, बी इक्वल टू क्या होगा, बी नॉट की जगह लिखेंगे म्यू नॉट इंटू एच और बीएम की जगह लिखेंगे म्यू नॉट इंटू आई। देन बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, दोनों में से अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो बचेगा वन, और यहाँ पे चूंकि म्यू नॉट भी कॉमन हो गया और एच कॉमन लिए तो एच है नहीं तो एच से डिवाइड कर देंगे। तो म्यू नॉट इंटू एच कॉमन ले लिए तो वन प्लस आई बाय एच हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे म्यू नॉट इंटू एच का मतलब हो गया बी नॉट, बी नॉट ले लिए, वन आई बाय एच को हम लोग लिखेंगे क्या, चाई या काई पढ़ते हैं इसको। तो बी बाय बी नॉट इक्वल टू, इसको उधर ले गए तो बी बाय बी नॉट इक्वल टू इतना हो गया। बी बाय बी नॉट को इक्वल टू होता है म्यू बाय म्यू नॉट मतलब म्यू आर, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो देन म्यू आर इक्वल टू क्या होगा, वन प्लस चाई। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन। केवल याद रखना है कि बी इक्वल टू क्या होता है, बी नॉट प्लस बी एम। बी नॉट का वैल्यू मी नॉट इंटू एच और बी एम का वैल्यू मी नॉट इंटू आई। दोनों को पुट कर दिए, मी नॉट एच को बाहर कर लिए, वन बाय आई बाय एच होता है और वन बाय सॉरी आई बाय एच इक्वल टू होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चाहिए हम। बस इतना सा तो काम करना है, इसको कर दिए, मार्क्स मिल गया। नेक्स्ट देखिए, ए कंडक्टिंग रड मूव्स इन a certain velocity in a uniform magnetic field, derive expression for induced electromagnetic force between the ends of the rod। मान लिया जाए कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई क्या है, मैग्नेटिक कंडक्टिंग रड्स जो है उसमें मूव कर रहा है, तो उस पर लगने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो चलिए सबसे पहले एक हम लोग फील्ड क्रिएट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस का साइन दिया हुआ है, तो क्रॉस का साइन दिया हुआ मतलब इसका डायरेक्शन किधर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड इन इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए इसमें एक रड ले लिए पी क्यू, दिख रहा होगा, पी क्यू क्या है, एक रड है। इसको हम लोग मूव करवा रहे हैं इस डायरेक्शन में। लेट ए थिन कंडक्टिंग रड पी क्यू जिसका लेंथ कितना है, एल है, एल इसका लेंथ है, इन इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखे हुए हैं बी, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ड्स, अंदर की ओर लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड में। लेट द वेलोसिटी v ऑफ द रड बी इन द प्लेन ऑफ पेपर टुवर्ड्स राइट। मान लीजिए इस कंडक्टिंग रड का वेलोसिटी जो है वो राइट में है, इसी इसी प्लेन ऑफ पेपर पर राइट के डायरेक्शन में। देन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द रड सफर्स मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी। पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, क्यू वी बी, डायरेक्टेड फ्रॉम क्यू टू पी। किधर से किधर, क्यू से पी की ओर। तो जाहिर सी बात है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होगा इसका डायरेक्शन क्या होगा, पी टू क्यू, उल्टा।
while the electron will experience a force same QVB, Q की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, तो EVB हो जाएगा directed from P to Q along the length of the rod. Due to this force, free electrons of the rod move from P to Q, moves from P से Q. एक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे P से Q, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करेगा P से Q की ओर, जिसके कारण Q जो एंड्स है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, P जो एंड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. ड्यू टू दिस the force of the free electrons of rod move from P to Q, thus making ends Q negative and P positive. This causes a potential difference along the ends. इसे कारण से देखिए नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, तो पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप हो जाएगा. नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल, तो P और Q के बीच एक पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप्ड हो जाता है. इसी को इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं. तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लेते हैं E है, तो E इक्वल टू पढ़े होंगे V बाई एल, तो यहाँ V के जगह इंड्यूस E लिए हैं, तो E इक्वल टू ये E बाई एल. E being EMF induced across the rod. For equilibrium of charges, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपस में बराबर कर देंगे. ये है, यहां से अगर हम देखेंगे तो E इक्वल टू E बाई एल, देन इंड्यूस्ड EMF E इक्वल टू ये होगा ना. ऐसे छोड़िए, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, चलिए इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स E इक्वल टू पढ़े होंगे F बाई क्यू. देन F इक्वल टू क्या होगा Q इंटू ई. अगर इलेक्ट्रॉन है तो E इंटू ई हो जाएगा. तो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला E इंटू ई, और मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला E इंटू भी इंटू बी, E इंटू भी इंटू बी. देन E और E साफ, तो E इक्वल टू हो जाएगा VB. E इक्वल टू VB हो गया. सो इंड्यूस्ड ईएमएफ, ध्यान से देखिए, E इक्वल टू यहां कर देंगे हम लोग कितना VB बाय L. तो अरे क्या किए, सॉरी, यहां से E इक्वल टू E बाय एल, देन E ईएमएफ इक्वल टू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एल. और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालें VB, तो VB भी बी और ये हो जाएगा एल. तो इसी को हम लोग लिखे हैं कि E इक्वल टू हो जाएगा आपका BLV. ये किसी कंडक्टिंग रड जब कोई मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो उस पर लगने वाला ये फोर्स होता है BLV, याद रखेंगे. नेक्स्ट, इफ द रड मूव्स टुवर्ड्स अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड मूविंग एट एन एंगल थीटा. मान लीजिए रड जो है थीटा एंगल बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उस केस में हम लोग जो लेंगे E B भी L तो होगा, लेकिन यहाँ पे B जो लेंगे उसका नॉर्मल कंपोनेंट्स लेंगे. मतलब कितना होगा नॉर्मल कंपोनेंट्स B साइन थीटा. तो एक्चुअल में अब E इंड्यूस्ड E इक्वल टू हो जाएगा B भी L साइन थीटा. ठीक है, B के जगह पे क्या लेंगे B साइन थीटा. लेकिन कब, जब कोई कंडक्टिंग रड जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बनाते हुए मूव करता हो, उस केस में. नेक्स्ट देखिए, द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज I इक्वल टू कितना दिया भाई 3√2 साइन 100 पाई t प्लस पाई बाय 4. ये हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन. स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई. अब अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे, तो I नॉट कितना निकला 3√2 और ओमेगा कितना निकला 100 पाई. अब निकालने के लिए क्या बोला, रूट मीन स्क्वायर. देखिए यहाँ पे फाइंड द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी. तो IRMS निकालने बोला. आई ये होता है I नॉट बाय
√2 आई नॉट हो गया आपका 3√2 बाय √2, यानी हो जाएगा 3 एम्पियर IRMS। और साथ ही साथ क्या निकालने हैं, फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल्स टू कितना है 100 पाई। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई n, 100 पाई कट गया, यानी n इक्वल टू हो जाएगा, आधा कर देंगे, 2 से काटेंगे, 50 हर्ट्ज। इस तरह से हमारा निकल गया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एंड एक्सप्लेन आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को लिखिए और एक समझाइए। तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहता है? आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहता है कि जब कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी का फोटोन, एक फोटोन जब किसी मेटल सरफेस से पर पड़ता है तो वो वहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है। ध्यान दीजिए, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, अलग अलग नहीं, ऐसा नहीं कि एक फोटोन दो इलेक्ट्रॉन या दो फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, नहीं, सिंगल सिंगल एक फोटोन पड़ा और वहां से वो स्ट्राइक किया किस पे, इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन को जाके एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन को जाके एनर्जी दिया, ये इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी पाकर भागेगा, बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलेगा तो पहला एनर्जी जो लिया फोटोन से उसका एक हिस्सा खर्च करेगा, उसको बाहर, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। जैसे ही बाहर निकला उसके बाद देखेगा कि भाई एनर्जी बचा है, अगर एनर्जी बचा हुआ है तो फिर वो एनर्जी लेके वो भाग जाए। यानी किसी फोटोन के द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन को जो हम एनर्जी दिया जाता है वो एनर्जी दो पार्ट में खर्च होता है, एक पार्ट इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकलने में और दूसरा इलेक्ट्रॉन को भागने में तो काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो यही आइंस्टीन कहता है। आइंस्टीन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, व्हेन ए फोटोन ऑफ एनर्जी E इक्वल टू h nu falls on a metal surface, the energy of photon is used in two ways, दो वेज में ये खर्च होती है। पहला, ए नंबर में, ए पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज इन लिबरेटिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। एक पार्ट इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करने में, निकालने में खर्च होती है, और विच इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, जो वर्क फंक्शन के बराबर होता है। और दूसरा, द रिमेनिंग एनर्जी ऑफ द फोटोन इज यूज्ड इन इम्पार्टिंग काइनेटिक एनर्जी टू द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। बाद बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है एनर्जी का, वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देता है। यानी एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन प्लस वर्क फंक्शन। E इक्वल टू हो गया यहाँ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन E इक्वल टू एच न्यू। अब देखिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस वर्क फंक्शन हो जाएगा डब्ल्यू नॉट। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर को लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इन मैक्सिमम, ये हो गया। अब तो ये के मैक्सिमम इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू बाय माइनस वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट। ठीक है, अगर मान लिया जाए फोटोन के पास इतना ही एनर्जी है कि बस इलेक्ट्रॉन को खाली मेटल सरफेस से बाहर निकाल सके, मतलब फोटोन जो पड़ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी मान लिया जाए कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो उस केस में फोटोन के पास इतना एनर्जी होगा जिससे कि इलेक्ट्रॉन को खाली निकाल सके, बाहर नहीं भगा पाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा जीरो हो जाएगा। इफ v इज जस्ट इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सॉरी v नहीं, न्यू है, न्यू नॉट, देन the free electrons emitted from the metal surface will not have any kinetic energy। उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। और अगर इसको जीरो कर देते हैं के एम एक्स इक्वल टू जीरो, और जीरो इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू नॉट, यहाँ न्यू नॉट ले लेंगे न्यू की जगह पे, माइनस डब्ल्यू नॉट, तो डब्ल्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट। तो यहाँ के मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट की जगह क्या लिखेंगे, एच न्यू नॉट। दोनों में से एच कॉमन हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। खत्म। नेक्स्ट, व्हाट इज अ रेक्टिफायर, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज इट वर्क। कह रेक्टिफायर है क्या और रेक्टिफायर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो भाई रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। ऐसा डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है उसे हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है,
विच कन्वर्ट AC इंटू DC। दो तरह का रेक्टिफायर होता है, पढ़े होंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग AC इंटू DC इज नोन एज रेक्टिफिकेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफायर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो AC को DC में कन्वर्ट कर दे। तो जो प्रोसेस होता है उसको रेक्टिफिकेशन कहते हैं। प्रिंसिपल क्या है? When a junction diode is forward biased, current flows as the resistance offered by the junction is low. But when reverse biased, the junction offers high resistance and almost no current flows. देखिए, हम बताए होंगे इसमें या पढ़े होंगे आप लोग कि जब डायोड जो होता है, नहीं पीएन जंक्शन डायोड जब फॉरवर्ड बायस्ड में होता है तभी करंट फ्लो हो सकता है, जब रिवर्स बायस होता है तो करंट फ्लो नहीं होता। तो ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। अल्टरनेटिंग करंट है, तो अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है? एक अप सर्किल, एक अप पल्स होता है, एक डाउन पल्स होता है, नहीं? तो करंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन करंट का क्या होता है? चेंज होते रहता है। तो जब फॉरवर्ड करंट जाएगा मतलब पॉजिटिव करंट जाएगा, जिससे कि पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, जब फॉरवर्ड बायस में होगा तो करंट पास होगा, जब फॉरवर्ड बायस नहीं होगा तो करंट पास नहीं होता है। मतलब रिवर्स बायस के केस में जंक्शन डायोड जो होता है वो करंट पास नहीं होने देता है, यानी हमेशा एक ही डायरेक्शन में करंट पास होता है, यानी एसी को ये डीसी में इस तरह से कन्वर्ट करता है। तो यही इसका प्रिंसिपल है, किसका? रेक्टिफायर का। नेक्स्ट, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ द डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कीजिए, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर कोई पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको निकालना है, क्या? तो वैल्यू निकालना है। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल आप लोग पढ़े होंगे कि अगर एक दो चार्ज हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन दोनों का नेचर अपोजिट हो, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पे हो, तो वे क्या बनाते हैं? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। उस अरेंजमेंट को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? तो उन दो इलेक्ट्रिक डाइपोल में कोई एक चार्ज ले ले, उसका मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, इसी का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो एक चार्ज माइनस क्यू, एक चार्ज प्लस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l। तो द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड द डाइपोल लेंथ इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। दो चार्ज में से किसी एक चार्ज का क्या? तो एक चार्ज का हम लोग क्या लेंगे? मैग्नीट्यूड लेंगे, और दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है यानी डाइपोल का जो लेंथ है वो लेंगे, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। डिनोट करते हैं इसको P से, तो P इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू 2l। P इक्वल्स टू हो जाएगा Q इंटू 2l। देखिए आगे, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, मान लीजिए ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, और इसके सेंटर O से कितना डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, जहां पे P ले ले या फिर ए बी, इसको हम लोग C ले लेते हैं। P से इलेक्ट्रिक डाइपोल थोड़ा कंफ्यूज कर जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट C ले लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ माइनस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ से सेंटर से आर डिस्टेंस पे सी पॉइंट जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल के कारण निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? एक बार पॉजिटिव चार्ज के कारण निकालेंगे, एक बार नेगेटिव चार्ज के कारण निकालेंगे, दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे। अब देखिए, ये आर डिस्टेंस, यहाँ पे ये ए से बी तक का डिस्टेंस 2l, तो ओ से बी का डिस्टेंस हो जाएगा l, और ए से लेकर ओ तक का डिस्टेंस भी हो जाएगा एल। तो ये देखिए, यहाँ एक ट्रेंगल दिख रहा होगा, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस एल है, तो बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस हो जाएगा क्या? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और ये भी डिस्टेंस आर और एल है, तो ये भी डिस्टेंस हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, या फिर हम लोग कह सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2। जी, अब देखिए, जब पॉजिटिव चार्ज लेंगे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सी पर निकालिए। तो पॉजिटिव चार्ज क्या है? देखिए, लेट्स सी विद द पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाय r स्क्वायर।
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अब मान लेते हैं इसको एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर मतलब ये डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर जब करेंगे रूट हट जाएगा, ये भी उतना ही आएगा, दोनों सेम आएगा, यानी इसको एक्स मान लेते हैं, इसको भी एक्स मान लेते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग को सॉल्व करने में आसानी होगी। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, जिस पॉइंट पे निकालना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वहां पे हम लोग मान लेते हैं कोई 1 कूलम्ब चार्ज ना यूनिट मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है, जिससे कि फोर्स का डायरेक्शन मिल जाएगा और जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो देखिए अब पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, तो इसके कारण पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन होगा रिपल्सिव बाहर की ओर, यानी फील्ड का डायरेक्शन भी होगा बाहर की ओर। ई प्लस का डायरेक्शन हो गया बाहर की ओर। ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है? अट्रैक्शन, तो फील्ड फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा अंदर की ओर, तो फील्ड का डायरेक्शन ई माइनस का डायरेक्शन भी हो जाएगा अंदर की ओर। बस, तो ई प्लस का डायरेक्शन इस तरफ, ई माइनस का डायरेक्शन इस तरफ, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होता तो नेट निकालने के लिए जोड़ देते, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता तो नेट निकालने के लिए क्या करते? माइनस कर देते। लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, तो यहाँ हमको हम वेक्टर रूल का यूज करना पड़ेगा। अब देखिए मान लिए ये एंगल थीटा है, तो ये देखिए तीनों साइड सेम है, तो जाहिर सी बात है ये भी एंगल, इसका इसका दोनों का साइड हर साइड सेम है, तो ये एंगल थीटा है तो भी एंगल थीटा होगा। इसके थीटा होने पे ये एंगल थीटा हो गया और इसके थीटा होने पर ये वाला एंगल थीटा हो गया, तो टोटल एंगल ई प्लस और ई माइनस के बीच कितना हो गया? 2 थीटा। तो अब फॉर्मूला होता है नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी कितना होगा? E इक्वल टू रूट अंडर ई प्लस स्क्वायर प्लस ई माइनस स्क्वायर प्लस 2e प्लस ई माइनस कॉस 2 थीटा। ट्रायंगल पैरेललोग्राम मेथड पढ़े होंगे वेक्टर एडिशन का। R इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, बस वही वाला लगा दिए इसमें हम लोग। कितना होगा? देखिए ई प्लस भी एक्स मान लिए हैं, ई माइनस भी एक्स मान लेंगे, यहाँ पे एक्स रखेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई प्लस की जगह एक्स, ई माइनस की जगह एक्स और कॉस 2 थीटा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2x स्क्वायर, यहाँ 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर कॉस 2 थीटा। दोनों में से 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा क्या? यहाँ बच जाएगा 1। देखिए दोनों में से 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा कॉस 2 थीटा। 2x स्क्वायर हो गया ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए दो दो में से एक दो बाहर, एक्स स्क्वायर में से एक्स बाहर और यहाँ पे कॉस थीटा मतलब हो जाएगा 2x कॉस थीटा। अब क्या करना है हमको? तो 2 है, एक्स की जगह वैल्यू पुट कर देंगे जो एक्स माने थे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट कर दिए एक्स की जगह पे। कॉस थीटा का वैल्यू आप यहाँ किसी ट्रायंगल में निकाल के देख लीजिए। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बी बाय एच मतलब एल बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मतलब एल बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर हाफ। cos थीटा इक्वल टू एल बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर हाफ। तो ई का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय, ध्यान दीजिए ये 1/एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था और यहाँ पहले से 2 था, इस 2 को हम यहाँ डाल दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और 2 को यहाँ डाल देते 12 हो गया बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, क्यू इंटू 2 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आर प्लस, यहाँ गड़बड़ है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये हो गया इंटू कॉस थीटा क्या लिखेंगे? एल बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2। तो ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2 इंटू एल, तो ये हो जाएगा पी और ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है और यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर हाफ है, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। तो हमारा जो रिजल्ट आया ई का, वो ई का रिजल्ट आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। शॉर्ट डाइपोल के लिए, फॉर ए शॉर्ट डाइपोल
एल स्क्वायर बहुत छोटा होगा किसकी तुलना में, आर स्क्वायर की तुलना में। तो एल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे, जिसको नेगलेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसको हटा देंगे तो आर स्क्वायर का पावर 3/2, टू टू कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आर क्यूब। तो ये हमारा हो जाएगा ई का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाय आर क्यूब। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन के हैं या फिर इक्वेटोरियल लाइन कहेंगे। नेक्स्ट, state the principle of potentiometer. Derive briefly with the help of circuit diagram how this device is used to compare EMF of two cells. पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल पूछ रहा है, इसका प्रिंसिपल क्या होगा, और साथ ही साथ ये कह रहा है कि इसकी सहायता से दो सेल के ईएमएफ का तुलना आप कैसे करेंगे। तो पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है। इसका यूज किस लिए करते हैं? तो इसका यूज हम किन्हीं दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए करते हैं या किसी सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस का मान निकालने के लिए करते हैं। It is a device that can be used to measure the EMF of cells and the potential difference between 2 points. It is also used to determine the internal resistance of the cell. आगे कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? तो कंस्ट्रक्शन में इसमें एक एक मीटर लंबाई का ढेर सारा तार होता है। आप लोग देखे होंगे स्कूल वगैरह में रखा हुआ रहता है, जिसमें किसी में 4 वायर होता है 1 मीटर का, किसी में 6, किसी में 8, किसी में 10, किसी में 12, ढेर सारा हो सकता है। जितना होगा ज्यादा उतना अच्छा है, उसका सेंसिटिविटी उतना बढ़िया होगा। तो इसमें एक एक मीटर का ढेर सारा तार होता है जो आपस में कॉपर स्ट्रिप की सहायता से कनेक्टेड होता है। तो देखिए हम 1 मीटर का तार एक को 2, 3, 4 ले लिए, ठीक है, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, और ये जुड़ा हुआ है किससे? तो ये जो दिख रहा है आपको येलो टाइप का, ये कॉपर स्ट्रिप। जैसे यहां से ये तार और इस तरह को जोड़ना है, यहाँ पे एक कॉपर स्ट्रिप लगा दिए, ये तार और इस तार को जोड़ना है, कॉपर स्ट्रिप लगा दिए, इस तार और इस तार को जोड़ना है, कॉपर स्ट्रिप लगा दिए, तो सीरीज में हो गया। ठीक है, एक एंड इसका ए हो गया, एक एंड हो गया इसका बी। अब देखिए ए और बी के बीच एक बैटरी लगा देते हैं, ठीक है, ताकि सर्किट में करंट फ्लो करवाना है। एक एमीटर लगा देते हैं, ये पता करने के लिए हम कितना करंट पास करवा रहे हैं। एक रियोस्टेट लगा देते हैं, रियोस्टेट का काम क्या है? करंट जो पास हो रहा है उसको कंट्रोल करेंगे, अपने इच्छा अनुसार जितना चाहे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर हम अपना एडजस्ट करके यहां से भेजेंगे। एक स्विच लगा देते हैं, जब मन करेगा करंट पास कराएंगे, जब मन नहीं करेगा करंट नहीं पास करवाएंगे, अपनी मर्जी। नहीं नहीं, प्रैक्टिकल करेंगे तो भाई करंट पास करवाना होगा, स्विच को ऑन करना होगा। और साथ ही साथ इसमें एक मीटर स्केल लगा देते हैं जो तार की लंबाई को माप सके, ठीक है। ये है इसका कंस्ट्रक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नीन वायर ऑफ AB, मैग्नीन का बना हुआ वायर होगा, AB फिक्स्ड ऑन ए वुडन बोर्ड, वुडन बोर्ड में फिक्स होता है। दिस लॉन्ग वायर AB कंसिस्ट ऑफ 4 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट में बटा होता है। ईच ऑफ लेंथ 1 मीटर, हर एक का लेंथ 1 मीटर का होता है। एंड दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज बाय थिक कॉपर स्ट्रिप, थिक कॉपर स्ट्रिप, मोटे कॉपर स्ट्रिप से आपस में सीरीज में जुड़े होते हैं। बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी पॉइंट्स के बीच, ठीक है, क्या लगा होता है? एक बैटरी, एक एमीटर, एक रियोस्टेट और एक स्विच। ए मीटर स्केल इज प्रोवाइडेड ऑन द वुडन बोर्ड पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द वायर, वायर जो है इसके पैरेलल में 1 मीटर लंबा हम लोग क्या लगा देते हैं? एक मीटर स्केल लगा देते हैं ताकि तार की लंबाई को माप सके। अब ध्यान दीजिएगा, ए पॉइंट से क्या जुड़ा रहेगा? पॉजिटिव हमेशा, और बी पॉइंट से नेगेटिव। जिस पॉइंट से जरूरी नहीं कि ए और बी से इससे जुड़ा रहेगा, लेकिन हम यही करेंगे। और हमेशा जो भी एक्सपेरिमेंट करना है उसमें हम लोग ए पॉइंट पे ही कनेक्ट करेंगे, चाहे बैटरी को कनेक्ट करना हो, चाहे कुछ भी करना हो। तो याद रखिएगा पॉजिटिव पॉइंट टर्मिनल में ही हम लोग उसको कनेक्ट करेंगे। अब ए से एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं, और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा सिरा होता है उसमें एक जॉकी लगा देते हैं, हुक, जॉकी। क्या जॉकी का काम है? तो जॉकी का काम है, जॉकी के हेल्प से हम तार में टच करते हैं,
टच करते हैं, ठीक है? तो क्या होगा, जब टच करेंगे तो एक डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन प्राप्त होगा। तो अब ए से बी की ओर हम टच करते-करते बढ़ेंगे, उस पॉइंट पे बढ़ेंगे जहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। इसको नल पॉइंट मेथड कहा जाता है। तो ये रहा। ये गैल पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है ना? तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल हम लोग देखेंगे। प्रिंसिपल क्या है? तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू ए वायर, जब किसी वायर से कांस्टेंट करंट फ्लो होता है, मतलब वो करंट जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, मतलब यहां से फिक्स कर देंगे, ठीक है? The potential difference across any parts of the uniform wire is directly proportional to the length of the wire. यानी वायर जो है, ध्यान दीजिए, ये कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बिटवीन एनी टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच जो वायर का लेंथ होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन कब? जब करंट का वैल्यू कांस्टेंट होगा। ध्यान दीजिए, लेट भी बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स पोर्शन ए जे। मान लीजिए कि ए और जे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है भी, ठीक है? अब उसका लेंथ कितना है? एल, रेसिस्टेंस कितना है? आर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का कितना है? ए। इफ आई विद द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, मान लीजिए कि करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई। देन अकॉर्डिंग टू ohms लॉ भी इक्वल टू पढ़े होंगे आई आर। अब आर इक्वल टू होता है रो इंटू एल बाय ए, तो भी इक्वल टू आर के जगह, आई की जगह आई और आर के जगह पे, ये देखिए आर के जगह पे रो इंटू एल बाय ए, यानी भी इक्वल टू आई रो एल बाय ए। अब आई कांस्टेंट मान लिए, बोले तो शुरू में बोलेंगे कांस्टेंट करंट पास होना चाहिए, आई कांस्टेंट, रो क्या है? रेसिस्टिविटी कांस्टेंट, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तार की मोटाई, ये हम कांस्टेंट, सबका सब कांस्टेंट अगर मान ले तो भी इक्वल टू कांस्टेंट इनटू एल, और कांस्टेंट और इक्वल का साइन जब आएगा उसको हटा के हम प्रोपोर्शनल का साइन ले लेंगे, भी प्रोपोर्शनल टू एल। इसी प्रिंसिपल पे पोटेंशियोमीटर काम करता है। अब पोटेंशियोमीटर की सहायता से क्या करना है? तो पोटेंशियोमीटर की सहायता से दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना है, ठीक है? तो भाई कंस्ट्रक्शन तो वही होगा, बस याद रखिए क्या करना है, दो सेल लेना है और दो सेल का ईएमएफ को कंपेयर करना है ना? तो दो दो सेल हम लोग को मिलेगा जिसका जिसका ईएमएफ को कंपेयर करना है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल को ए से जोड़ देंगे, पहला काम। यहाँ E1 और E2 दो, ये है क्या है? तो बैटरीज हैं जिनके ईएमएफ E1 और E2 है। एक का ईएमएफ E1 है, दूसरे का ईएमएफ E2 है, ठीक है? तो दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल को ए से जोड़ दिए। अब दोनों के नेगेटिव टर्मिनल से क्या लगा देते हैं? एक टू वे स्विच। टू वे स्विच समझते हैं आप लोग? टू वे स्विच किसको कहते हैं? आप लोग देखेंगे जो बाइक चलाते हैं उसमें इंडिकेटर होता है, तो इंडिकेटर का जो बल्ब हम लोग यूज करते हैं, लेफ्ट इंडिकेटर और राइट इंडिकेटर, उसका स्विच एक ही रहता है, देखे होंगे आप, बीच में ऑफ, एक तरफ लेफ्ट एक तरफ राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, और एक ही स्विच से दोनों बल्ब, लेफ्ट का वाला बल्ब भी और राइट वाला बल्ब भी जलता है। तो ऐसे स्विच को टू वे स्विच कहा जाता है, ठीक है? सेंटर पे रहेगा तो ऑफ रहेगा, एक है S1 और एक है S2। S1 को ऑन करेंगे तो ये वाला जो ये वाला बैटरी है ये कनेक्ट हो जाएगा, और S2 को जब ऑफ करेंगे ऑन करेंगे तो S1 अपने आप ऑफ, और ये जो बैटरी है दूसरा वाला ये कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ रास्ते में जोड़ दिए हैं, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिए हैं। पहला काम क्या करेंगे? तो सिंपल सा तरीका, S1 को ऑन करेंगे, S2 ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, इसको तो ऑन रखेंगे ही रखेंगे, इसको ऑन रख देंगे, इसको S1 को ऑन करेंगे तो ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा, ये बैटरी जिसका ईएमएफ E1 है, जॉकी को तार ए से लेकर बी पर क्या करेंगे? मूव कराएंगे, वो पॉइंट निकालेंगे जे, जहां पे गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 हो जाएगा, उस पॉइंट का लेंथ निकाल लेंगे ए से, तो ए से जे तक का लेंथ ले लेंगे L1, ठीक है? तो अब ये हो जाएगा हमारा E प्रोपोर्शनल टू L1, E प्रोपोर्शनल टू L1। अब क्या करेंगे? स्विच S2 को ऑन करेंगे, जैसे ही S2 ऑन होगा S1 अपने आप ऑफ, ऑफ करना नहीं, ये टू वे स्विच है, जैसे ही ऑफ ऑन करेंगे ये कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा सर्किट में E2 वाला। अब फिर तार
जो कि को तार ए से बी तक टच कराते हुए वो पॉइंट ज्ञात करना है जहां पे गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 होगा। मान लीजिए वो पॉइंट हमारा जेडएस मिला। अब ए से जेडएस तक का लेंथ निकाल लेंगे हम लोग। ये मान लीजिए क्या निकला L2। तो भाई E प्रोपोर्शनल टू L2, दोनों का रेशियो निकालेंगे, यानी E1 बाय E2 इक्वल टू L1 बाय L2। L1 आप निकाल चुके हैं, L2 आप निकाल चुके हैं मीटर स्केल से कि 10 सेंटीमीटर है कि 20 सेंटीमीटर। इसका यूज करके हम लोग जैसे L1 L2 वैल्यू पुट कर देंगे, E1 और E2 का रेशियो हम लोगों को मिल जाएगा। यही है प्रिंसिपल किसका? तो यही प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, नहीं यूजेज है। इस तरह से हम लोग किसी दो सेल के ईएमएफ्स का हम लोग रेशियो मैंने तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। बस, तो ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन पोटेंशियोमीटर का एक लॉन्ग कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगने वाला फोर्स का वैल्यू निकालना है। साथ ही साथ यूजिंग इट फाइंड द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। इसका यूज करके हम लोग को किसी दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच लगने वाला फोर्स का वैल्यू निकालना है। तो पहले हम लोग एक कंडक्टर लेंगे। चलिए एक कंडक्टर लिए, ये कंडक्टर्स है। इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में थीटा कोण बनाते हुए रख देते हैं। ठीक है, थीटा कोण बनाते हुए रख देते हैं। अब देखिए, इसमें करंट मान लिया जाए पास हो रहा है कितना, आई। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है एक्स एक्सिस में, करंट का डायरेक्शन है किसमें, जेड एक्सिस में। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, वाई एक्सिस में होगा। ठीक है, करंट का फ्लो जो होता है ये मान लेते हैं जेड एक्सिस में है, तो जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। और इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव करेगा उसका नाम क्या है, रिफ्ट वेलोसिटी। तो कुछ कुछ चीजें हैं, मान लेते हैं। कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। एक कंडक्टर ले लिए, इसका लेंथ ले लेते हैं हम लोग एल, कैरिंग ए करंट आई। कितना करंट पास हो रहा है इससे, आई। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसका लेंथ एल है, करंट आई पास हो रहा है, और इसको किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं। यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं विथ एंगल थीटा, थीटा एंगल बनाते हुए रखे हुए हैं। ए क्या है, ए इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कितना, ए। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला कितना होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला एफ एम इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है। तो यहाँ पे एफ एम इक्वल टू हो जाएगा, क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन लेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स तो माइनस ई वी क्रॉस बी। नाउ कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल। छोटा सा टुकड़ा काटते हैं इस कंडक्टर में, इसका लेंथ कितना मान लिए डीएल ऑफ द गिवन कंडक्टर। तो इसमें पता कीजिए कितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्मॉल एलिमेंट, नंबर ऑफ एन, छोटा वाला एन देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, तो एन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, एन है यूनिट वॉल्यूम में। कंडक्टर्स की लेंथ अगर हम डीएल लेते तो कंडक्टर्स का स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए इंटू डीएल, एरिया इंटू लेंथ। अगर हम इस कंडक्टर में एक छोटा सा एलिमेंट काटते हैं जिसकी लेंथ डीएल है, तो डीएल लेंथ वाला जो एलिमेंट है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए इंटू डीएल। ठीक है, तो ए इंटू डीएल हो गया, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है कितना, तो ये होता है एन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्मॉल एलिमेंट कितना हो जाएगा, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट, यानी एन इंटू ए इंटू डीएल। इतना इलेक्ट्रॉन्स है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है जी, इतना फोर्स लग रहा है। इतना इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो इतना फोर्स, इतना इलेक्ट्रॉन्स पे कितना फोर्स, यानी छोटे से पार्ट पे कितना फोर्स लगेगा, इतना इंटू इतना। एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स इतना है, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस छोटे से एलिमेंट पे कितना, इतना है। यानी इस छोटे से एलिमेंट पे लगने वाला फोर्स, यानी इस एलिमेंट्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द एलिमेंट ऑफ द कंडक्टर डी एफ एम इक्वल टू एन ए डी एल
NaDl इंटू Fm तो NaDl इंटू माइनस ई भी क्रॉस बी। अब इसमें माइनस को बाहर कर देते हैं, NaDl इंटू ई और भी क्रॉस बी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी v इक्वल टू dl बाई dt माइनस लगा के, क्यों? तो dl का डायरेक्शन माने करंट एलिमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के अपोजिट है, तो v इक्वल टू हो जाएगा माइनस dl बाई dt। लिख दिया है, dl इज इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ v। अब देखिए NaDl इंटू ई, NaDl जो हो गया टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ई, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे, तो ये हो जाएगा dq। इसी को dq लिख देंगे, मतलब उस छोटे से कंडक्टर में जो चार्ज है वो है क्या, Na इंटू dl, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मतलब टोटल चार्ज, तो ये हो गया dq मान लेते हैं। तो dfm इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पे इतना के जगह पे लेंगे dq, और v के जगह पे क्या लेंगे, माइनस dl बाई dt। तो माइनस पहले बाहर में एगो माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा dq। ठीक है, ये हो जाएगा dq। तो यहाँ पे हम एक बराबर का साइन छूट गया, ठीक है। तो यहाँ डी इक्वल टू क्या होगा, dq, और यहाँ पे ले लेंगे dl बाई dt, माइनस dl बाई dt, तो बाहर वाला माइनस से कट जाएगा माइनस, तो dl बाई dt हो जाएगा इंटू b। इस dq को बाहर कर dt को बाहर कर देते हैं, dq बाई dt dl क्रॉस b। और dq बाई dt को क्या कहेंगे, तो dq बाई dt को हम लोग कहते हैं करंट। तो I इंटू dfm इक्वल टू होगा I इंटू dl क्रॉस b, I इंटू dl क्रॉस b। ये क्या निकला, एक छोटा सा फोर्स निकला डीएफएम, छोटे से एलिमेंट पे लगने वाला आई इंटू डीएल क्रॉस बी। पूरे कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो भाई एफएम निकलेगा, डीएफएम का इंटीग्रेशन आई डीएल क्रॉस बी, आई का इंटीग्रेशन आई, बी का इंटीग्रेशन बी, बस डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल, तो आई इंटू एल क्रॉस बी हो जाएगा। आई इंटू एल क्रॉस बी हो गया कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स। नेक्स्ट देखिए, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। दो पैरेलल कंडक्टर्स लिए ए बी सी डी, एक पे करंट पास हो रहा है I1, एक पे करंट पास हो रहा है I2। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है L, सॉरी R। तो ये जो करंट, ये जो इस जो वायर है AB, इसमें जो करंट पास कर रहे हैं I1, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस जगह पर R डिस्टेंस पे, उसका वैल्यू कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किसी वायर के कारण किसी पॉइंट पे लगने वाला निकलेगा कितना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, इनफाइनाइट लेंथ के लिए। ठीक है, हम लोग बायो सावर्ट लॉ में ये चीज पढ़े हुए हैं। दिस फील्ड एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द वायर सी डी, इस फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वायर पे परपेंडिकुलर होगा, एंड पॉइंट्स इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, इधर लगेगा, अंदर की ओर लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया अंदर की ओर। करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन हो गया आपका ऊपर की ओर। देखिए, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ध्यान दीजिए, करंट इसमें I2 पास हो रहा है, I2 ऊपर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, तो फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा किधर, टुवर्ड्स द वायर AB। यानी हम लोग कह रहे हैं इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, उसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड में आ गया तो उसमें एक फोर्स लगेगा, फोर्स डायरेक्शन किधर हो जाएगा, तो वायर AB की तरफ। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि अगर सेम सेम डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है तो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अब देखिए, द प्लेन ऑफ इट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर CD पे एक फोर्स लगाएगा, द फोर्स एक्टिंग ऑन द लेंथ L ऑफ द वायर CD विल बी, कितना हो जाएगा, अभी देखे थे I इंटू एल क्रॉस बी। I मतलब I2 करंट पास हो रहा है CD से, I2 ले लेंगे, लेंथ L ले लेंगे, और B के जगह हो जाएगा B1। ठीक है, और एंगल कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर है L क्रॉस B, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1 होता है। तो I2L और B1 के जगह वैल्यू पुट कर देंगे, B1 के जगह ये वाला वैल्यू, म्यू1 I बाई 2 पाई आर, ये हो जाएगा म्यू1 बाई 2 पाई आर I1 I2 इंटू एल, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स किस पे लगने वाला, वायर CD पर लगने वाला, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है,
तो ये तो हो गया। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स को क्या करना होगा, इस फोर्स को लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो एल और एल कट जाएगा, ये वाला गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर। ये फोर्स लग रहा है किस पर? CD वायर पर। ठीक उसी तरह से CD वायर का एक मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट पास हो रहा है I2, इसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और वो मैग्नेटिक फील्ड में कौन आ जाएगा? ये AB वायर आ जाएगा, तो इस पर भी एक फोर्स लगेगा, उस पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ठीक उल्टा। ठीक है, F1, और F1 का वैल्यू भी इतना ही आएगा, यानी जितना फोर्स वायर सी ए बी लगाएगा CD पर, उतना ही फोर्स CD लगाएगा AB पर। दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे की ओर होगा, यानी दोनों एक दूसरे के को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यानी हम लोग इससे इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि सेम डायरेक्शन में दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स अगर है, तो दोनों पे लगने वाला जो फोर्स है एक दूसरे को क्या होगा? अट्रैक्टिव नेचर का होगा। सेम डायरेक्शन में करंट पास होगा तो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट पास हो रहा हो तो एक रिपल्सिव नेचर का होगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। नेक्स्ट टॉपिक, फॉर रिफ्रैक्शन एट एनी स्फेरिकल सरफेस एस्टेब्लिश रिलेशन mu2 by v minus mu1 by u equal to mu2 minus mu1 by r। कह रहा है कि इसके लिए रिलेशन निकालिए। तो भाई एक स्फेरिकल सरफेस एक्स ले लिए, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये देखिए रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये दो मीडियम को अलग अलग करता है। इधर वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 मान लिए, इधर वाले रिफ्रैक्टिव मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 मान लिए। मान लीजिए कि ये वाला जो मीडियम है वो एयर है, मतलब रेयर मीडियम है, और ये वाला जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। अब O पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक लाइट सीधा प्रिंसिपल एक्सिस में गया, बिना मुड़े निकल गया, एक लाइट पड़ा कहां पर? M पॉइंट। अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो ये लाइट सीधा निकल जाता, लेकिन मीडियम चेंज होने के कारण लाइट क्या होगा? मुड़ेगा। चूंकि रेयर से डेंसर जा रहा है तो ये नॉर्मल की ओर मुड़ेगा। M पॉइंट पे नॉर्मल खींचेंगे तो हमको पता होगा M पॉइंट क्या है? इस कर्व स्फेरिकल सरफेस, कर्व सरफेस का एक पॉइंट है, और किसी कर्व सरफेस पर खींचा गया जो नॉर्मल होता है उसके सेंटर से होकर जाता है, यानी ये जो नॉर्मल होगा यहाँ पे कट करेगा नहीं, ये हो जाएगा सेंटर। अब देखिए लाइट को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन लाइट जा रहा है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो लाइट मुड़ जाएगा किधर? नॉर्मल की ओर। अब नॉर्मल की ओर मुड़ा तो ये जाके कट किया कहाँ पे? आई पे, यानी फाइनली आई पे हमारा रियल इमेज बन गया। अब देखिए ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, यहाँ जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, यहाँ जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे इसको, ठीक है, या रिफ्रैक्टिंग एंगल कहेंगे। इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं अल्फा, इस एंगल को मान लेते हैं बीटा, और इस एंगल को मान लेते हैं गामा। पी पोल हो गया इसका, तो पी से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा उसको यू से रिप्रेजेंट करेंगे, पी से सी का जो डिस्टेंस होगा उसको आर लिखेंगे, और पी से आई का जो डिस्टेंस होगा उसको भी लिखेंगे। चलिए भी का डायरेक्ट यहां से होगा, भी ये है ना कि ये, ठीक है, पोल से रहते हैं डिस्टेंस, ये हो गया। अब देखिए एम से एन पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए ताकि ट्रायंगल बनेगा ढेर सारा। स्नेल्स लॉ, यानी सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। अगर एंगल छोटा हो तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, टेन थीटा भी थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ साइन थीटा को थीटा के बराबर कर देंगे, तो साइन आई की जगह आई लिखेंगे, साइन आर के जगह पे आर लिखेंगे, तो आई बाई आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी म्यू वन आई बाई म्यू टू आर, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। नेक्स्ट क्या है? तो ट्रेंगल ओ एम सी, ओ एम सी देखिए, ओ एम सी, ओ एम और सी, ओ एम सी, अंदर में दो एंगल अल्फा प्लस बीटा, और इसके बाहर अपोजिट तीसरा वाला पॉइंट पे एंगल जो है वो आई, यानी आई इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। दूसरा इन ट्रेंगल आई एम सी, आई एम सी, अंदर में एंगल है आर और गामा, और इसके बाहर वाला तीसरा वाला एंगल जो एक्सटर्नल एंगल वो है बीटा, आर प्लस गामा इक्वल टू बीटा, आर प्लस गामा इक्वल टू बीटा, देन आर इक्वल टू बीटा माइनस गामा। अब आई का वैल्यू निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा, आर का वैल्यू निकाल लिया बीटा माइनस गामा, इसको पुट कर देंगे हम लोग इक्वेशन में, तो इक्वेशन 1 में तो मी वन
की जगह म्यू1, आई की जगह अल्फा प्लस बीटा, म्यू2 की जगह म्यू2 और आर की जगह बीटा माइनस गामा। अभी हम तुरंत बोले थे छोटा एंगल के लिए साइन थीटा भी थीटा होता है, टेन थीटा भी थीटा होता है, तो यहाँ पे थीटा की जगह टेन थीटा पुट कर देते हैं। टेन थीटा क्यों पुट करेंगे? ताकि राइट एंगल ट्रायंगल जब लेंगे तो लंब बटा आधार होगा। ठीक है, सब में ये कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा। ध्यान दीजिए, तो म्यू1 आई के जगह पे सॉरी अल्फा की जगह टेन अल्फा, बीटा की जगह टेन बीटा, म्यू2 बीटा की जगह टेन बीटा, गामा की जगह टेन गामा। अब यहां से देखिए टेन अल्फा इस ट्रायंगल में अगर अल्फा देखेंगे तो ये ट्रायंगल ओ एम एन या फिर ये एम एन ओ, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल एम एन ओ, टेन अल्फा पी बाय बी मतलब एम एन बाय एन ओ, तो टेन अल्फा की जगह लिखेंगे एम एन बाय एन ओ, टेन बीटा बीटा यहाँ पे एम एन बाय एन सी, टेन बीटा की जगह लिखेंगे एम एन बाय एन सी, टेन बीटा यहाँ भी लिखेंगे एम एन बाय एन सी, टेन गामा ये ट्रायंगल यहाँ पे आई एम एन या एम एन आई, इसमें हो जाएगा टेन गामा इक्वल टू एम एन बाय एन आई, टेन गामा की जगह लिखेंगे एम एन बाय एन आई। तो यहाँ एम एन बाय एन ओ, एम एन बाय एन सी, एम एन बाय एन सी माइनस एम एन बाय एन आई, सब में ऊपर में एम एन एम एन एम एन एम एन है। क्या करेंगे? इन दोनों में से एम एन निकालेंगे, इन दोनों में से एम एन निकालेंगे, काट के बर्बाद कर देंगे। तो यहाँ मी1 यहाँ हो जाएगा वन बाय एन ओ, वन बाय एन सी, वन बाय एन सी, वन बाय एन आई, ये चीजें हो जाएंगी। देखिए एम एन बाय एन ओ, एम एन बाय एन सी, एम एन बाय एन सी, एम एन बाय एन, दोनों में सब में से एम एन काट दिए, वन बाय एन ओ प्लस वन बाय एन सी, वन बाय एन सी माइनस वन बाय एन ए। सिंस द पॉइंट एन इज वेरी क्लोज टू पॉइंट पी, ध्यान दीजिए ये जो m और n और p जो है वो क्लोज पॉइंट्स है, यानी डिस्टेंस हम n से मापे चाहे डिस्टेंस हम p से मापे, लगभग हम लोगों को एक ही चीज मिलेगा, यानी n को हटा के n की जगह p के दीजिए। ध्यान से देखिए, सो n क्लोज टू p, वन बाय एन ओ की जगह पी ओ, एन सी की जगह पी सी, एन सी की जगह पी सी और एन आई की जगह पी आई। अब देखिए पी ओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस तरफ था तो क्या लेंगे? माइनस यू। पीसी रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ राइट साइड था, प्लस में आर, पीसी प्लस में आर और पीआई इधर भी राइट साइड था तो इसको लेके भी। अब देखिए म्यू1 को अंदर डाल दिए तो म्यू1 बाय माइनस यू, म्यू1 बाय आर, म्यू2 अंदर डाल दिए म्यू2 बाय आर माइनस म्यू2 बाय भी। अब यहाँ पे क्या करेंगे? तो म्यू2 बाय भी को उधर कर देंगे तो म्यू2 बाय भी उधर प्लस में हो जाएगा, माइनस में पहले से था माइनस में म्यू1 बाय यू, यहाँ म्यू2 बाय आर है, इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस म्यू1 बाय आर, तो म्यू2 बाय भी माइनस म्यू1 बाय यू, दोनों में से आर एलसीएम ले लेंगे तो म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड रिलेशन। और यही तो हम लोग को निकालने के लिए बोला था। ये एक जनरल रिलेशन आ गया, ये सब सरफेस में कनकेव सरफेस हो कन्वेक्स सरफेस हो सब में यही आएगा रिजल्ट, चाहे रियल इमेज बनाए चाहे इमेजनरी वर्चुअल, सब में यही आएगा रिजल्ट। यहाँ पे तो कुछ बोला नहीं थे, खाली स्फेरिकल सरफेस बोला था, तुम लोग स्फेरिकल सरफेस के लिए कोई एगो जो आसान था। ठीक है, बाद बाकी अगर यदि स्पेशल बोल दे कि भाई वर्चुअल इमेज के लिए बनाइए चाहे कनकेव या कन्वेक्स सरफेस के लिए बनाए, तो हमको डायग्राम बनाना है उस तरह से, ध्यान देना है कि कहाँ पे आई होगा, कहाँ पे कौन वाला आई होगा, कौन वाला आर होगा, अल्फा बीटा गामा चूज करना है और आई और आर को अल्फा बीटा गामा के टर्म में तोड़ देना है, अल्फा बीटा गामा को 10 के टर्म में निकालना है, बस वैल्यू पुट कर देना है, आंसर हमारा वही आएगा, चाहे जो इमेज बने, जहां इमेज बने, चाहे जो कर्व सरफेस ले, रियल ले, कनकेव ले या कन्वेक्स ले, इससे कोई मैटर नहीं करता। लास्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस किसको कहते हैं? ठीक है, डिस्क्राइब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस। इंटरफेरेंस वर्ड बना इंटरफेयर से, इंटरफेयर का मतलब होता है ना एक दूसरे पे टांग अड़ाना। तो जब दो वेव्स मीडियम में चला, तो मीडियम में चला तो भाई आपस में टकराएगा, टकराव अगर होगा और अगर दोनों बराबर और मजबूत वाला हो तो क्या होगा? अगर दोनों मजबूत हो और एक साथ चले, ठीक है, आपस में दोस्ती हो जाए तो दोनों बहुत मिलके बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और दो मजबूत हो, दोनों बराबर बराबर ताकत का, और दोनों एक दूसरे से उल्टा टकरा जाएगा, मतलब दुश्मनी कर लेगा, तो दोनों तहस नहस हो जाएगा, मतलब मिट जाएगा, दोनों दोनों का दोनों खत्म। तो ठीक वैसे ही होता है वेव्स में, दो वेव्स चला, दोनों का फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ लगभग सेम,
ठीक है। कांस्टेंट फेज डिफरेंस मतलब कोहेरेंट सोर्सेस लेते हैं या कोहेरेंट वेव्स लेते हैं, जब मीडियम में जाता है चलता है तो किसी पॉइंट पे इसका इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है, आपस में सुपर इम्पोज हो जाते हैं, आपस में सुपर इम्पोज के कारण किसी पॉइंट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलता है और किसी पॉइंट पे जहाँ पे अपोजिट फेज में मिलते हैं वहां पे इंटेंसिटी मिनिमम हो जाता है। ये जो इंटेंसिटी का उतार चढ़ाव होता है या फिर कह सकते हैं उतार चढ़ाव किसी कारण होता है, तो इंटेंसिटी उतार चढ़ाव हो रहा है मतलब एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एनर्जी में उतार चढ़ाव हो रहा है। इसी एनर्जी के उतार चढ़ाव को ही हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। तो इंटरफेरेंस क्या है? द फेनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। वो घटना रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी की घटना जिसमें जब दो लाइट वेव्स आपस में सुपर इम्पोज होते हैं तो ये घटनाएं घटती है। कैसा सोर्स? कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स किसको कहते हैं? जिससे निकलने वाली लाइट जो लाइट्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी समान हो। ठीक है, तो दो कोहेरेंट सोर्स से निकलने वाला जो लाइट वेव्स है आपस में सुपर इम्पोज होते हैं एक साथ चलने के कारण, तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी पॉइंट पे मैक्सिमम और किसी पॉइंट पे मिनिमम। जिस पॉइंट पे मैक्सिमम मिलता है उसको उस पॉइंट को मैक्सिमा कहते हैं और ऐसे इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। जिस पॉइंट पे दोनों अपोजिट फेज में मिलते हैं उस पॉइंट को हम लोग मिनिमा कहते हैं। ऐसे इंटरफेरेंस को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। अगर ये मैक्सिमा और मिनिमा अगर किसी स्क्रीन पे प्राप्त करें, ठीक है, मैक्सिमा वाला पॉइंट जो होगा ब्राइट होगा और मिनिमा वाला जो पॉइंट होगा वो डार्क होगा। मतलब जहां मिनिमा होगा वहां डार्क स्पॉट आएगा और जहां मैक्सिमम होगा वो ब्राइट स्पॉट आएगा। इसे हम लोग निकालेंगे, स्क्रीन पे निकालेंगे, इसे हम लोग फ्रिंज कहते हैं। तो ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज का स्क्रीन में निर्माण होता है। तो देखिए, एस सोर्स है, इससे लाइट मान लीजिए निकल रहा है। ये जो आपका एक कंप्लीट लाइन है, एक डॉटेड लाइन है। कंप्लीट लाइन का मतलब हो गया क्रेस्ट मतलब शीर्ष और डॉटेड लाइन का मतलब हो गया ट्रफ मतलब गर्द। तो इस तरह से वेव्स आगे की ओर बढ़ते 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 यहाँ एक स्क्रीन पे आके टकराएगा। इस स्क्रीन में दो छेद है, एक छेद यहाँ S1 और एक छेद है यहाँ S2। अब लाइट पूरा आगे ना जाके S1 और S2 से निकलेगा। S1 से निकल रहा देखिए ब्लू, फिर डॉटेड है, फिर कंप्लीट लाइन, फिर डॉटेड है, फिर कंप्लीट और फिर S2 से निकलेगा। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट लाइन डॉटेड कंप्लीट लाइन डॉटेड। अब आपस में सुपर इम्पोज हो रहा है। देखिए यहाँ पे सुपर इम्पोज हो रहा है, यहाँ पे सुपर इम्पोज हो रहा है, यहाँ पे सुपर इम्पोज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपस में क्या हो रहा है? सुपर इम्पोज हो रहा है। यहाँ देखिए इसका डॉटेड और इसका डॉटेड मिल रहा है, इसका कंप्लीट लाइन इसका कंप्लीट लाइन मिल रहा है, मतलब सेम फेज में मिल रहा है। जब सेम फेज में मिलेगा तो ब्राइट फेज मिलेगा। अगर एक का डॉटेड लाइन एक का कंप्लीट लाइन मिल रहा है, एक का डॉटेड लाइन कंप्लीट लाइन, डॉटेड लाइन कंप्लीट लाइन मिल रहा है, तो वहां पे अपोजिट फेज में मिल रहा है, डार्क फ्रिंज बनेगा वहां पे। इस तरह से हमको इंटरफेरेंस पैटर्न में ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज प्राप्त होता है। तो यही हम लोग को एक्सप्लेन करना था और ये एक्सप्लेन हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप लोग देख सकते हैं, बस जो बोले उसी चीज को लिख के दिखा देना है। देखिए, द फेनोमेना ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू द superposition of light waves from two coherent sources is known as interference of light। अब यहां आगे बढ़िए, एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड वर्किंग। Thomas Young allowed light to fall on a fine narrow slit S। S पे लाइट को फॉल करवाया यहां से। द लाइट वेव्स फ्रॉम एस स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन। यहां से निकल लाइट सभी डायरेक्शन में आगे की ओर ये बढ़ेगा। दीज वेव्स वेर मेड टू फॉल ऑन टू वेरी फाइन स्लिट S1 S2। और यहां से निकलने वाला वेव्स आगे चल के S1 S2 पे जाके गिरेगा मतलब मिलेगा। ठीक है, वेर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एस। S1 और S2 जो है S से सेम डिस्टेंस पर है। ठीक है, गिव्स वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ एंड नियरली सेम एम्पलीट्यूड। इससे जो वेव्स निकलेगा उसका एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ सेम होगा। These waves were superimposed on each other and give rise to interference of light। ये जब आपस में सुपर इम्पोज होंगे तो वहां इंटरफेरेंस की घटना होगी। ठीक है, आगे देखिए, alternate bright and dark bands called fringes were obtained on the screen placed at a certain distance from the plane of slit। स्लिट से कुछ डिस्टेंस पे अगर स्क्रीन रखते हैं तो वहां पे हमको ब्राइट बैंड्स और डार्क बैंड्स मिलेगा जिसको हम लोग फ्रिंज कहते हैं। आगे, ब्राइट फ्रिंजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय बी। बी बी से हम लोग इसको रिप्रेजेंट किए हैं और डार्क फ्रिंज को डी से किए हैं। ठीक है, ये वो लिखा हुआ है। डार्क फ्रिंजेस कॉरेस्पॉन्ड टू द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट मतलब मिनिमम इंटेंसिटी, and bright fringes correspond to the constructive interference of light that means maximum intensity।
ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस टेकन टुगेदर फॉर्म एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे एक इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त होता है। तो यही हमारा यंग्स डबल स्लिट में क्या बोला था, देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि एक्स डिस्क्राइब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंज। किस तरह से फ्रिंज बनता है और इसको हम लोग को डिस्क्राइब करना था। डिस्क्राइब कर दिए, काम खत्म हो गया, नंबर मिल गया, एग्जाम हॉल से बाहर निकल गए और खुशी खुशी घर चले गए। बोले बेटा मेरा 70 में 70 लिखे हैं, एकदम नंबर कहीं नहीं कटने वाला है, फुल मार्क्स मिलने वाला है, प्रैक्टिकल वाले टीचर से मेरा बढ़िया पड़ता है, 30 में 30 नंबर मिल जाएगा। नहीं हो गया, डिस्टिंक्शन मार्क्स फर्स्ट डिवीजन। तो चलिए इस तरह से अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट होगा। नहीं, चलिए ओके बाय। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और अब हम लोग देखेंगे 2025 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेटेस्ट है आप लोग के लिए, आप लोग को पता चलेगा कि हम लोग से पहले वाला जो सीनियर बैचेज है, वो सीनियर बैच के जो स्टूडेंट्स है, यानी सीनियर जो है, उनको कैसा क्वेश्चन मिला था। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।